तो चलिए कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ा था। हम सह अस्तित्व पर बात कर रहे थे, मतलब कि कैसे इंसान और कुदरत एक साथ एक ही जगह पर रहते हैं। कहानी हमें ले चलती है अथा मलिक के एक गार्ड पोस्ट की छत पर, जहां रात घनी हो चुकी है। और मनोज मौसा के ये शब्द बस माहौल बना देते हैं। वो अक्सर छत पर गर्मियों की रातें बिताते हैं, जंगली जानवरों को उनके असली माहौल में देखते हुए। और आज वो विजय और अनीशा के साथ उसी अनुभव को बांटने वाले हैं। ये एक तरह का वादा है, एक अनकहे रोमांच का। तो सारी बातचीत की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे सादे सवाल से। विजय, जो शहर से आया है और जिसके लिए ये सब नया है, वो बस यूं ही पूछ लेता है कि मनोज मौसा ने यहाँ कौन कौन से जानवर देखे हैं। सवाल तो बड़ा आम सा लगता है ना, पर यहीं से एक गहरी बात शुरू हो जाती है। और यहीं पर मनोज मौसा पूरी बात का रुख ही मोड़ देते हैं। उनके लिए वाइल्ड लाइफ का मतलब जानवरों की गिनती करना नहीं है, नहीं। उनके लिए इसका मतलब है जंगल की खामोशी को सुनना, ये महसूस करना कि जब इंसान चुप हो जाता है तब जंगल अपनी असली आवाज में कैसे जी उठता है। ये नजरिया ही बिल्कुल अलग है। और इसी पॉइंट पर हमें जंगल के दो बिल्कुल अलग चेहरे देखने को मिलते हैं। एक तरफ है विजय का रोमांच, उसका थ्रिल, और दूसरी तरफ है अनीशा की देखी हुई कड़वी सच्चाई। दोनों के नजरिए से हमें इस जगह की पूरी तस्वीर समझ आती है। विजय के लिए तो ये सब एक एडवेंचर जैसा है। जंगल के बीच से गाड़ी चलाना और हर मोड़ पर ये सोचना कि अब क्या दिखेगा, ये जो अनिश्चितता है ना, यही उसे सबसे ज्यादा उत्साहित करती है। भले ही कुछ जंगली सुअरों के अलावा कुछ खास ना दिखे, पर वो जो किसी जानवर से सामना होने की उम्मीद है, वो एहसास ही कमाल का है। लेकिन फिर अनीशा की कहानी सामने आती है, जो एक डॉक्टर है। वो इस रोमांच का दूसरा काफी भयानक पहलू हर रोज देखती है। उसके हॉस्पिटल में इंसान और जानवरों के बीच हुए संघर्ष के शिकार लोग आते हैं, ज्यादातर हाथी या भालू के हमले के। वो बताती है कि मरीज कितनी गंभीर हालत में लाए जाते हैं और कम साधनों में उन्हें बचाना कितना मुश्किल होता है। उसके लिए जंगल के पास रहना रोमांच नहीं, बल्कि अक्सर एक त्रासदी है। इस बातचीत से अब एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल खड़ा होता है। जब भी इंसानों और जानवरों के बीच टकराव होता है, तो क्या ये बस एक हादसा है, या फिर ये जगह और संसाधनों पर हक की एक गहरी लड़ाई का नतीजा है? ये सवाल हमें सोचने पे मजबूर करता है कि प्रकृति में हमारी जगह आखिर है क्या। तो सवाल ये उठता है कि असल में गलती किसकी है? क्या जानवर इंसानों की बस्तियों में घुस रहे हैं, या फिर हम इंसानों ने उनके घरों पर कब्जा कर लिया है? ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब अब मनोज मौसा देने वाले हैं। और मनोज मौसा का जो जवाब है ना, वो बिल्कुल साफ है और बहुत दमदार। वो कहते हैं कि हम यहाँ मेहमान हैं, मालिक नहीं। ये जमीन असल में जानवरों की है, और अगर वो हमारे इलाकों में आ रहे हैं तो इसकी वजह भी हम ही है। इस एक जवाब से पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। वो आगे समझाते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। जंगल कट रहे हैं खेती के लिए, घर बनाने के लिए, फैक्ट्रियां लगाने के लिए। नतीजा, जानवरों का घर छोटा होता जा रहा है। अब खाने और रहने की जगह के लिए उनके पास इंसानी बस्तियों की तरफ आने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचता। मतलब जानवर घुसपैठ नहीं कर रहे, बल्कि हम उन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रहे हैं। और जब ये गहरी बातें चल ही रही थीं, अचानक माहौल बदल जाता है। बातें रुक जाती हैं और सबका ध्यान एक बिन बुलाए मेहमान की तरफ चला जाता है। एक ऐसा पल आता है जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझा देता है। घास और सूखी पत्तियों की आवाज के बीच एक खूबसूरत सा चित्तीदार हिरण वहां चला आता है, और उसके पीछे पीछे 3-4 हिरण और आ जाते हैं। उनकी मौजूदगी उस रात में जैसे कोई जादू घोल देती है। पर यहाँ देखने वाली बात यह है कि मनोज मौसा करते क्या हैं। वो न तो शोर मचाते हैं, न उन्हें डराते हैं, बल्कि बहुत धीरे से नीचे उतरते हैं, उनके पास जाते हैं और उनके लिए पानी के 2 कटोरे रख देते हैं। ये सम्मान दिखाने का एक तरीका है, एक भेंट, जो ये बताता है कि वो इन जानवरों को अपने बराबर समझते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। पानी पीने के बाद एक हिरण डरकर भागने की बजाय धीरे धीरे मनोज मौसा की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे इंसान और जानवर के बीच की वो अदृश्य दीवार पिघल रही हो। ये कहानी का वो पल है जहां सारी बहस, सारे तर्क बस एक खामोश गहरे एहसास में बदल जाते हैं। ये वो पल है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। एक ऐसा कनेक्शन जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मनोज मौसा कुछ देर उस हिरन को सहलाते हैं,
और उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो कोई पुरानी पहचान हो, जैसे उनकी कोई अपनी भाषा हो जिसमें वो एक दूसरे से बात कर रहे हों। एक अलौकिक, एक दिव्य संबंध। और ये सब देखकर विजय और अनीशा बस हैरान खड़े रह जाते हैं। विजय, जो अब तक सिर्फ रोमांच खोज रहा था, और अनीशा, जिसने सिर्फ संघर्ष का दर्द देखा था, दोनों के लिए ये पल अविश्वसनीय था। उन्होंने जो देखा वो सह अस्तित्व का सबसे खूबसूरत रूप था, जो किसी भी तर्क से कहीं ज्यादा ताकतवर था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में हमारे और उनके बीच कोई सरहद है, या ये बस हमारे दिमाग की बनाई हुई एक लकीर है? ये अनुभव हमें बताता है कि शायद सह अस्तित्व नियमों या सरहदों का नहीं, बल्कि सम्मान और समझ का नाम है।